हेलो। स्वागत है आपका अपने चैनल प्रतिभा ज्ञान पाठशाला में। आज हम इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण हैं। जिसमें आज हम देखेंगे मगध साम्राज्य के बारे में, कितने इसके राजा हुए हैं या कितने इसके वंश रहे हैं, किस किस ने इसकी स्थापना की है, कौन कौन इस राज्य इसमें महत्वपूर्ण सम्राट या राजा रहे हैं, और ये इसकी राजधानी कहाँ रही है, और इसमें किस किस कहाँ कहाँ इस वंश का उल्लेख मिलता है। ये सब को हम आज देखने वाले हैं। देखिए, पहले देखते हैं। सबसे पहले मगध साम्राज्य पुराणों के अनुसार 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में बृहदत्त ने मगध साम्राज्य की स्थापना की। कब? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में किसने? बृहदत्त ने मगध राज्य की स्थापना की थी। इसकी राजधानी गिरिव्रज थी। क्या गिरिव्रज थी मगध की राजधानी? पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की है? आप मुझे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में यदि किसी को पता है। कालांतर में बृहदत्त को एक पुत्र की प्राप्ति हुई या पुत्र प्राप्त हुई। इसका नाम क्या रखा गया? जरासंध था, जो एक प्रतापी राजा बना, जिसका उल्लेख महाभारत में मिलता है। किसका? जरासंध का उल्लेख इसमें मिलता है, महाभारत में मिलता है। अथर्ववेद और ऋग्वेद में मगध का उल्लेख मिलता है। पुराणों के अनुसार जरासंध की मृत्यु के पश्चात मगध पर शिशुनाग वंश की स्थापना हो गई। जिसके बाद ऋग्वेद में क्या कहा गया है? ऋग्वेद में मगध का उल्लेख मिलता है। इसका उल्लेख मिलता है, मगध राज्य का उल्लेख मिलता है। पुराणों के अनुसार जरासंध की मृत्यु के पश्चात किस वंश की स्थापना हुई थी? शिशुनाग वंश की स्थापना हो गई। अगला देखते हैं। बौद्ध साहित्य के अनुसार शिशुनाग वंश का कोई अस्तित्व नहीं है। किसने माना है? बौद्ध धर्म ने ऐसा माना है कि शिशुनाग वंश कोई था ही नहीं, कोई अस्तित्व नहीं था। किसने माना है? बौद्ध साहित्य के अनुसार है ये। बौद्ध साहित्य ने क्या माना कि कोई ऐसा वंश के नाम की उत्पत्ति थी ही नहीं, इसका कोई अस्तित्व था ही नहीं। उसकी जगह हर्यक वंश की स्थापना हुई थी। क्या कहा? इसकी जगह की स्थापना हुई थी हर्यक वंश, लेकिन शिशुनाग वंश था। ठीक है, आगे देखते हैं। क्योंकि जब भगवान बुद्ध ने धर्म प्रचार हेतु मगध की यात्रा की थी, तब वहाँ का राजा हर्यक वंश का कौन था? हर्यक वंश का राजा कौन था? बिंबिसार था। हर्यक वंश का राजा बिंबिसार था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, विभिन्न मतों के अनुसार मगध पर शासन करने वाले वंश कौन कौन से हैं। सबसे पहले देखते हैं हम हर्यक वंश। हर्यक वंश में देखिए 545 ईसा पूर्व से लेकर 412 ईसा पूर्व तक कौन रहा शासन करने वाला? बिंबिसार या बिंबिसार का वंश रहा। देखते हैं। सबसे पहले ये बहुत महत्वपूर्ण है, या आपको ये डेट याद रखनी है। 545 ईसा पूर्व से लेकर 412 ईसा पूर्व। ईसा पूर्व का मतलब तो सभी जानते होंगे। अगर नहीं जानते हैं तो जो ईसा के जन्म से पहले की जो भी घटनाएं होती हैं उन्हें ईसा पूर्व कहा जाता है, और ईसवी सब कहा जाता है ईसा के जन्मदिन के बाद में। ईसा मसीह के जन्मदिन के बाद में क्या कहा जाता है? ईसवी। और ईसा पूर्व ईसा मसीह के जन्म से पहले। बिंबिसार या बिंबिसार देखते हैं। बिंबिसार ने हर्यक वंश की नींव रखी। पूछ लेते हैं किसने रखी? भीम नीम। तो किसने रखी थी नीम? ये हर्यक वंश की नीम बिंबिसार ने रखी थी। बिंबिसार हर्यक वंश का एक प्रतापी राजा था। बहुत ही प्रतापी, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 15 वर्ष की आयु में 543 ईसा पूर्व में मगध का सम्राट बना। इसकी राजधानी भी गिरिव्रज थी, और पर कुछ समय बाद राजगृह को राजधानी बनाया गया। आगे देखते हैं। अजातशत्रु के बारे में देखेंगे। अजातशत्रु का पुत्र था। किसका था? अजातशत्रु बिंबिसार का पुत्र था, जिसने बिंबिसार की मृत्यु के पश्चात 461 ईसा पूर्व मगध का सिंहासन संभाला। कब संभाला? 461 ईसा पूर्व बिंबिसार की मृत्यु के बाद सिंहासन संभाला। पुराणों के अनुसार दर्शक अजातशत्रु का उत्तराधिकारी बना। कौन बना? दर्शक बना उत्तराधिकारी। किसका? अजातशत्रु का। परंतु जैन और बौद्ध ग्रंथ के अनुसार उदयन बना। देखिए, यहाँ पर भी थोड़ा सा पुराने साहित्य को लेकर असमंजस से है, क्योंकि वैसे उदयन को ही माना जाता है इसका उत्तराधिकारी, लेकिन यहाँ पर पुराणों के अनुसार क्या माना जाता है? दर्शक को माना जाता है। तो आपको उदयन नाम याद रखना है, क्योंकि अधिकतर जो आयोजक की कोई भी परीक्षा की तैयारी में क्या मानता है? उदयन ही मानता है। तो उदयन क्या बना? इसका उत्तराधिकारी
बना, जिसने पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की थी। ये भी मैंने आपसे पहले ही पूछा था ये प्रश्न कि पाटलिपुत्र की स्थापना की थी, तो उदयन ने ही पाटलिपुत्र की स्थापना की थी। अजातशत्रु को कुणिक के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? कुणिक नाम से भी जाना जाता है। कई मत हैं कि अजातशत्रु ने जैन धर्म के अनुयायी था। अब बहुत ऐसे मत देखने को मिलेंगे जिसमें ये कहा गया है कि जैन धर्म का अनुयायी था अजातशत्रु, परंतु कुछ समय पश्चात बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया। क्या? उन्हें बौद्ध धर्म अपना लिया था। इसलिए अजातशत्रु ने बुद्ध के निर्माण मृत्यु के पश्चात उनके अवशेषों पर स्तूप का निर्माण किया। सबसे पहले किसने किया था? अजातशत्रु ने ही किया था। उनके मृत्यु के पश्चात उनके अवशेषों पर स्तूप बनाने का जो कार्य किया गया था, बताते हैं कि 7 भागों में बांटा गया था गौतम बुद्ध का शरीर, जिसमें 7 जगह स्तूप का निर्माण किया गया था। वर्तमान में राजगीर जिला नालंदा बिहार में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? नालंदा बिहार में पड़ता है वर्तमान में राजगीर, आपको याद रखना है। इसके बाद नागदशक आया। लेकिन नागदशक का क्या था? हर्यक वंश का अंतिम शासक नागदशक था। कौन था? नागदशक था हर्यक वंश का अंतिम राजा, पूछा जाता है। देखिए शिशुनाग वंश देख लेते हैं। शिशुनाग वंश 412 ईसा पूर्व से 344 ईसा पूर्व तक रहा। शिशुनाग के समय हर्यक वंश के राजाओं की शक्ति इतनी कमजोर हो चुकी थी कि शिशुनाग नामक राजा के सेवक के सिंहासन पर कब्जा कर लिया। इसी के सेवक ने इसके सिंहासन पर कब्जा कर लिया था। शिशुनाग नामक राजा के सेवक ने सिंहासन पर कब्जा कर लिया। इतनी शक्ति क्षीण हो गई थी, इतनी इनकी शक्ति इनकी हीन हो गई थी कि इनके सेवक ने ही बताते हैं कब्जा कर लिया। मगध का सम्राट बना। तभी से शिशुनाग वंश का उदय हुआ। शिशुनाग ने भी गिरिव्रज को ही अपनी राजधानी बनाया। क्या? इसने भी अपनी राजधानी बनाया गिरिव्रज को। आगे देखते हैं कालाशोक हुआ। कालाशोक बहुत महत्वपूर्ण राजा रहा, जिसके काल में बौद्ध संगति हुई है। द्वितीय बौद्ध संगति इस काल में हुई थी, कालाशोक के काल में हुई थी। शिशुनाग की मृत्यु के पश्चात शिशुनाग के उत्तराधिकारी कालाशोक ने साम्राज्य संभाला। कालाशोक ने पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी बनाया। कालाशोक के इंद्र क्या बनाया? मगध को राजधानी बनाया। कालाशोक ने पाटलिपुत्र की मगध को राजधानी बनाया। कालाशोक के कार्यकाल में ही बौद्ध धर्म की द्वितीय संगति, बौद्ध धर्म की कितनी संगति हुई? 4 संगतियाँ हुई हैं बौद्ध धर्म की, आपको याद रखना है। पहली कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व में हुई थी, जब गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी। उसी समय प्रथम बौद्ध संगति हुई थी। दूसरी हुई थी कालाशोक के काल में, ठीक है। तीसरी हुई थी अशोक के काल में। चौथी कनिष्क के काल में हुई थी, ठीक है। आप देखते हैं इसके में द्वितीय बौद्ध संगति किसके काल में हुई थी? इसके काल में हुई थी। आपको याद रखना है, मैंने आपको चारों संगतियाँ बता दी। अब देखते हैं नंदीवर्धन। कालाशोक के कितने पुत्र थे? 10 पुत्र थे। उसमें सबसे महान कौन हुआ? सबसे महान हुआ नंदीवर्धन। कालाशोक के 10 पुत्र थे, जिन्होंने शिशुनाग के वंश के पतन तक मगध पर शासन किया, जिसमें से नंदीवर्धन शिशुनाग वंश का अंतिम राजा था। ठीक, कौन था अंतिम राजा? कौन था? नंदीवर्धन था शिशुनाग वंश का। नंद वंश देख लेते हैं अब। 344 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व तक शासन किया था नंदवंश ने। इसका संस्थापक कौन था? महापद्मनंद या महापद्मनंद भी बोलते हैं। उग्रसेन का द्वितीय नाम है। क्या कहा जाता है? उग्रसेन भी इसे बोला जाता है। अब देखते हैं महापद्मनंद ने शिशुनाग वंश का तख्ता पलटकर मगध पर अधिकार किया। किसका तख्ता पलटा? उनने शिशुनाग वंश का तख्ता पलट दिया और अधिकार कर लिया मगध पर। आगे देखते हैं नंदवंश की नींव रखी। पाली ग्रंथों के अनुसार महापद्मनंद को उग्रसेन के नाम से भी जाना जाता है। कौन से ग्रंथ के अनुसार? पाली ग्रंथ के अनुसार। आगे देखते हैं विशाल सेना होने के कारण महापद्मनंद को उग्रसेन कहा गया है। जैन ग्रंथों के अनुसार महापद्मनंद को वैश्या का पुत्र माना गया है। किसके? जैन ग्रंथों के अनुसार माना गया है। कई मतों के अनुसार माना गया है कि महापद्मनंद निम्न कुल का व्यक्ति था या निम्न कुल का राजा था। आगे देखते हैं। यही कारण है कि महापद्म को प्राचीन भारत का पहला शुद्ध सम्राट भी कहा जाता है। नंदराज या धनानंद वंश जो था,
नंद वंश का अंतिम उत्तराधिकारी नंदराज था, जिसे बौद्ध धर्म ग्रंथों में दयानंद या घनानंद के नाम से जाना जाता है। 322 से 321 तक ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य के साथ मिलकर दयानंद की हत्या कर मगध पर अधिकार कर लिया और मौर्य साम्राज्य की नींव रखी। इसके बाद प्राचीन भारत के सबसे विशाल साम्राज्य का उदय हुआ, जिसे मौर्य साम्राज्य या मौर्य वंश के नाम से जाना गया, जो भारत के इतिहास को अंधकार से प्रकाश की तरफ ले गया। मौर्य वंश को हम आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें, अपने साथियों में शेयर करें। जय हिंद।